जय हिंद। आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग का चैप्टर नंबर 4 कार्बन और इट्स कंपाउंड, मतलब कि हिंदी में बात करें तो कार्बन और इसके यौगिक चल रहा था। ठीक है, इसमें बहुत सारे बातों को हमको मतलब हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, जो कि आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आए हैं। और आपको पीछे बताया गया था, वहां तक आपको बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। आशा करते हैं वहां तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं कि क्यों जलते हुए पदार्थ क्या करते हैं, तो ज्वाला यानी ज्योति का उत्पन्न करते हैं, या तो कोई पदार्थ ऐसे होते हैं जो ज्योति का उत्पन्न नहीं करते। अब ज्योति किसी का नाम नहीं है यहाँ पे ज्वाला यानी कि आप देखे होंगे अक्सर पदार्थों को जब जलाया जाता है ना, तो क्या होता है, वह ज्वाला का उत्पन्न करते हैं यानी ज्योति का उत्पन्न करते हैं। इंग्लिश में बात करें तो फ्लेम कहते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम जल्द ही। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से कुछ बातों को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करने से एक बातें मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई मंजिल नहीं जिसे हम पा ना सकें, कि ऐसा कोई मंजिल नहीं जिसे हम पा ना सकें, और ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसे हम अपना ना सकें। कि ऐसा कोई मंजिल नहीं जिसे हम पा ना सके, और ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसे हम अपना ना सके। रुकने के लिए तो कायनात भी रुक जाते हैं, बस चाहत मन से होनी चाहिए और मेहनत लगन से होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि लोग आखिर इस टॉपिक को कैसे समझेंगे। देखिए, कुछ बातों को लिख करके लाए हैं ताकि हमको ज्यादा समय का व्यर्थ न करना पड़े। समझ में आई बातें? और आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्या सेशन में हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि कोयला और पेट्रोलियम होता क्या है, और कोयला और पेट्रोलियम को हम लोग मतलब निर्माण कैसे करते हैं। वैसे तो हम लोग निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन बहुत पहले मतलब कि ऐसे ही मतलब कि निर्माण हुआ था, तो आखिर उसे हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग पढ़े थे पिछले नेक्स्ट मतलब प्रीवियस वीडियो में कि आखिर कोयला और पेट्रोलियम कैसे जलते हैं। उनको जलाने के लिए ईंधन का प्रयोग, मतलब कि जलाने जलाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। और जलने वाले हर पदार्थों को क्या कहते हैं, हम लोग ईंधन के नाम से जाने जाते हैं, मतलब कि ईंधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी कोयला और पेट्रोलियम था, इसको हम लोग जीवाश्म ईंधन भी कहते थे। और आपको बातें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया था कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन क्यों कहेंगे। समझ में आई बातें? ये सब आपको सब बातें प्रीवियस लेक्चर में बता दिया गया। ठीक है, अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला यानी ज्योति का उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं। जैसे कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा इस टॉपिक के बारे में कि आप देखे होंगे कि ऐसा कोई पदार्थ होता है जो जलता है तो या तो ज्वाला को उत्पन्न करता है या तो कोई नहीं करता है। जैसे आप देखिएगा कि कोयला जब जलता है तो वह ज्वाला को उत्पन्न नहीं करता है, केवल वह लाल कलर का जलता हुआ केवल हीट यानी कि उष्मा प्रदान करता है। लेकिन कभी आप मोमबत्ती जलाए होंगे तो मोमबत्ती जलते हुए ज्वाला को उत्पन्न करता है। आप देखिए कि पीला कलर का कुछ ज्वाला उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं ज्वाला या फिर ज्योति कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, फ्लेम कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आज के जमाने में एलपीजी सीएनजी जलाया जाता है। ठीक है, तो आपके घरों में भी एलपीजी जलाया जा रहा होगा, तो वहां पे क्या होता है ना कि एलपीजी जब जलाया जाता है तो वहां पे आपको ब्लू कलर का क्या दिखाई देता है, ज्वाला प्रदान होता है। ऐसा आपको आराम से जाकर क्या कीजिएगा, आप गैस को थोड़ा सा स्टार्ट कीजिएगा और जलाइएगा, तो वहां पे आपको ब्लू कलर का फ्लेम अर्थात ज्वाला दिखाई देगा। बस उसके बारे में हमको देखना है कि आखिर पदार्थ जो होते हैं जलते हैं तो कोई ज्वाला के साथ जलते हैं और कोई ज्वाला के साथ नहीं जलते हैं, तो ऐसा क्या क्या रीजन होता है उसमें, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट लिखा है कि हाँ हाँ तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, लिखा हुआ है कि आपने यह जरूर पढ़ा होगा, यह दो बार दिखाई दिया, मिटा दीजिएगा। ठीक है, आपने यह जरूर देखा होगा कि मोमबत्ती एलपीजी सीएनजी ज्वाला के साथ जलते हैं। इनका मुख्य कारण होता है कि ज्यादातर ईंधन जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं वे ज्वाला के साथ जलते हैं। ज्वाला मतलब क्या, आप देखिएगा पीला कलर की ज्वाला जलते हैं मतलब कि उत्पन्न होता है, या तो नीला कलर यानी जिसे हम लोग कहते हैं ब्लू, ब्लू कलर का ज्वाला मतलब उत्पन्न होता है। ऐसा आप घर पे कर सकते हैं, ऐसा कोई भारी बात नहीं। ठीक है, वही बोला जा रहा है कि जब पदार्थ जलते हैं ना, तो या तो क्या होते हैं, ब्लू कलर का क्या करते हैं, ज्वाला उत्पन्न करते हैं, या तो नीला कलर का ज्वाला उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया, आगे ऐसा बात बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इस एलपीजी सीएनजी और मोमबत्ती को आप अक्सर जलाए होंगे तो ऐसा आपको देखने को मिल रहा होगा। और जो पदार्थ ज्वाला को उत्पन्न करते हैं वह ज्यादातर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अब आपको यहाँ पे जानकर थोड़ा हैरानी होगी, यहाँ पे मोमबत्ती तो ठोस अवस्था में होता है, तो हाँ एक्सेप्शन है, एक आध उठे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अलावा क्या होते हैं, जितने भी गैसीय अवस्था में ईंधन पाए जाते हैं उसको जलाते हैं तो ज्वाला का उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट
इसी प्रकार से पदार्थ जलते हुए दो तरह के ज्वाला को निर्माण करते हैं या उत्पन्न करते हैं। देखिएगा कि पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ मतलब यहाँ पे ईंधन दिया जा रहा है, बिकॉज समझने वाली बात है कि हम सभी पदार्थों को नहीं जला सकते हैं। और आप तो अच्छी तरीका से पढ़ चुके हैं पदार्थ क्या होते हैं, जिनको नाम दिया जाता है उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। लोहा को तो हम लोग पदार्थ भी कहते हैं, लेकिन उसको तो नहीं जला सकते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे पदार्थ का मतलब समझिएगा ईंधन। ईंधन मतलब इसको हम लोग जला सकते हैं। तो ईंधन को जलाते हैं तो हमें अक्सर यहाँ पे दो ही तरह के आपको ज्वाला दिखाई देगा। इसके अलावा और भी तीसरा आपको पता होगा तो बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन तीसरा ऐसा कभी भी नहीं होता है कि तीसरा प्रकार का ज्वाला दिखाई देगा आपको। दो ही तरह के ज्वाला निकलते हैं। एक होता है नीला ज्वाला जिसे हम लोग कहते हैं ब्लू फ्लेम, दूसरा होता है पीला ज्वाला जिसे हम लोग कहते हैं येलो फ्लेम। क्योंकि अब आगे लिखा हुआ है समझिएगा, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे क्या बातें लिखवाया गया है कि देखिए अब कोई पदार्थ जल रहा है तो जलते समय नीला ज्वाला उत्पन्न कर रहा है तो कोई पीला ज्वाला उत्पन्न कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, तो यह ज्यादातर ऑक्सीजन की उपस्थिति पर निर्भर करता है। अब भाई कैसे निर्भर करेगा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगले पॉइंट में हम लोग लिख करके लाए, ठीक है। जब पदार्थ को जलाते समय ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण रूप से प्रदान की जाती है तब कार्बन का दहन पूर्ण तरीके से हो जाता है। इस समय पदार्थ नीला ज्वाला के साथ जलते हैं। सिंपल सी बात है क्या कि देखिए अब आपको पता है कि जो पदार्थ बना होता है, जिन पदार्थों को हम जलाते हैं वो पदार्थ क्या से बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। और आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट में बताया गया था कि ज्यादातर पदार्थ जो जलते हैं ना, मतलब कि यहाँ पे पृथ्वी में पाए जाने वाले ज्यादातर पदार्थ कार्बन से मिलकर बने होते हैं। और कार्बन के बने हुए हर पदार्थ को आप जला सकते हैं, ठीक है। और जो ज्यादा मात्रा में जलता है वह उसमें ज्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाएगा। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पे कि यदि आप पदार्थ को जलाते हैं और वहां पे ऑक्सीजन बहुत अच्छा दे रहे हैं, मतलब कि जितना मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतना मात्रा में ऑक्सीजन आप दे पा रहे हैं, मतलब कि ऑक्सीजन जितना देना चाहिए उतना मिल रहा है, तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान उस पदार्थ में जो कार्बन है ना, कार्बन का दहन पूर्ण तरीका से हो जाता है। मतलब कार्बन अच्छी तरीका से जलता है, बहुत अच्छी तरीका से पूर्ण रूप से जल जाता है। जैसे आपको समझाने के लिए टॉपिक लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब वुड यानी कि लकड़ी बोले तो लकड़ी जब ओदा होता है यानी गीला होता है, उसमें नमी होता है, पानी की मात्रा होती है, तो वह पूरा अच्छी तरीके से नहीं जलता है। तो नहीं जलता है तो उस दौरान क्या होता है कि वह धुआं देता है। धुआं का मतलब कि वह क्या करता है कि वह मतलब कि अच्छी तरीके से नहीं जल पाता, वह क्या करता है धुआं को बाहर निकालता है। तो आखिर उस समय रीजन क्या था, उस दौरान कार्बन बहुत अच्छी तरीके से नहीं जल पाया था। क्यों नहीं जल पाया था, क्योंकि उस दौरान हो सकता है कि उसमें ऑक्सीजन मतलब कि ज्यादा मात्रा में नहीं मिल पाया है, ठीक है। या तो यह रीजन न भी ले कि ऑक्सीजन नहीं मिला है, ऑक्सीजन हमने बहुत अच्छी तरीका से दिया, तो उस दौरान उसमें पानी का अंश था, वह क्या था, नमी था, इसी कारण से वह अच्छी तरीके से नहीं जल पाया। लेकिन यहाँ तक में क्या लिखा है कि वही बात है यहाँ पे कि ऑक्सीजन यदि आप पूर्ण तरीका से दीजिएगा किसी पदार्थ को जलाते समय, तो उस दौरान क्या होता है, यदि कार्बन अच्छी तरीके से जलता है तब वह पदार्थ कैसा ज्वाला के साथ जलेगा, तो उस समय नीला ज्वाला के साथ जलेगा। समझ में आई बात है। जैसे कि समझाने के लिए आप एलपीजी का प्रयोग करते हैं, तो एलपीजी जब गैस मतलब गैस में प्रयोग होने वाले गैस को हम लोग क्या कहते हैं, गैस में जो प्रयोग होता है सिलेंडर में, उसको हम लोग बोलते हैं एलपीजी। और एलपीजी का आपको फुल फॉर्म पता होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, जब उसे जलाया जाता है तो वह गैस अवस्था में होता है, उसमें कार्बन जो होता है जब वो जलाते हैं तो कार्बन बहुत अच्छी तरीके से जलता है। इसी प्रकार से उस समय जलते समय क्या करता है, वह पीला मतलब नीला कलर की ज्वाला के साथ जलता है। समझ में आई होगी बात है। अब आगे ध्यान से देखिएगा, अगला पॉइंट भी सेम इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि जब पदार्थ को जलाते समय ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता, या तो हो सकता है कि हम जब पदार्थ को जला रहे हैं तो उस दौरान ऑक्सीजन जितना मात्रा में देना होता है उतना मात्रा में हम ऑक्सीजन को नहीं दे पाए, तो उस दौरान क्या हो जाएगा, उस दौरान जो पदार्थ में कार्बन है ना, कार्बन पूर्ण तरीका से नहीं जल पाता। अभी देखिए ऑक्सीजन हम अच्छी तरीका से दे पाएंगे तो कार्बन बहुत अच्छी तरीका से जल पाएगा। और यही बात होता है कि जब क्या कहते हैं, जब ईंधन को हम लोग जलाते हैं या पदार्थ को जलाते हैं, तो जब उसमें वहां पे यदि हम ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरीका से दे पाते हैं, जितना मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतना मात्रा में ऑक्सीजन को दे पाते हैं, तो उस दौरान कार्बन क्या करता है, बहुत अच्छी तरीका से चलता है, ठीक है। और आप ये बहुत अच्छी तरीका से पढ़ चुके हैं, आपको ये बातें अच्छी तरीका से पता है कि हर पदार्थ को जलाने के लिए, जिनको हम लोग जलाने के लिए प्रयोग करते हैं ना, जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब तक कि आप ऑक्सीजन नहीं दीजिएगा तो वह पदार्थ जलता नहीं। इसी प्रकार से जब मतलब कि ऑक्सीजन देंगे और ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में दे रहे हैं, जितना मात्रा में चाहिए उतना मात्रा में दे रहे हैं,
तब उस दौरान कार्बन बहुत अच्छी तरीका से जल पाता है, ठीक है। और यदि ऑक्सीजन पूर्ण तरीका से हम नहीं दे पा रहे हैं, उस दौरान ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो उस दौरान कार्बन का दहन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। इस दौरान क्या होता है, पदार्थ पीला ज्वाला के साथ जलते हैं। आप देखिएगा तो उस दौरान जो पदार्थ होता है पीला ज्वाला के साथ जलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ईंधन जैसे कि कोयला, कोक तथा चारकोल ये गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। इस कारण से ये ज्वाला के साथ नहीं जलते हैं। ये जलते समय क्या करते हैं, लाल ऊष्मा का प्रदान करते हैं। क्या बोला गया, कुछ ऐसे ईंधन होते हैं जैसे कि क्या बताया गया, कोयला हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया, ये क्या कहते हैं, ये गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते। और आप अच्छी तरीके से पीछे अभी पढ़ चुके हैं कि ज्यादातर ईंधन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, वही क्या करते हैं, ज्वाला का उत्पन्न कर पाते हैं। नहीं तो सभी प्रकार के ईंधन ज्वाला को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो इस कारण से जब इन्हें जलाया जाता है तो ये ज्वाला के साथ नहीं जलते हैं। ये जलते समय क्या करते हैं ना, लाल रंग के क्या करते हैं, ऊष्मा को प्रदान करते हैं। बातें आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीका से क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपको बातें बहुत अच्छी तरीका से समझ में आया होगा जब आप कार्बन के बारे में बहुत अच्छी तरीका से पढ़े होंगे। और आपको मतलब यहाँ से तो आशा किया जा रहा है कि आपको तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा पीछे से रिवीजन किए होंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। क्योंकि बोला जाता है कि जितना अच्छा आपका रिवीजन रहेगा, जितना ज्यादा बेस्ट आपका रिवीजन रहेगा, उतना ज्यादा आने वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आने वाले टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट बस इतना आप उतारिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्बन और मतलब कार्बन यौगिक के मतलब प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। थोड़ा सा अजीब का टॉपिक है लेकिन वो है बहुत आसान, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आप एनसीईआरटी थोड़ा सा देखते हैं तो थोड़ा सा एनसीईआरटी देखने में अजीब रहेगा कि कुछ बातें पहले ही लिख दिया गया है जिसको अभी हम बताया नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद वह टॉपिक आएगा, बस आपका भी काम है कि सीधा स्टार्ट करना है और स्टार्ट करके आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। और जब सब खत्म हो जाएगा तब आपको टॉपिक मिलाना है कि हाँ कौन कौन से टॉपिक हुआ है, कौन कौन से टॉपिक हमको एक्स्ट्रा पढ़ाया गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यहाँ से कोई भी टॉपिक आपको छूटेगा नहीं। बस ध्यान से आपको धैर्य रह करके पढ़ते जाना है, ठीक है। तो पहले आप इतना उतारिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है। इसके पहले हमने बताया कि यहाँ तक हमने पढ़ा कि कार्बन और इसके कंपाउंड में हम लोग देखें कि अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। तो कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, जैसे कि अभी इसके पहले जस्ट हमने पीछे पढ़ा कि जो पदार्थ जो होते हैं जलते हैं ज्योति यानी ज्वाला के साथ, और कुछ पदार्थ ज्वाला के साथ नहीं जलते हैं, ठीक है। और इसके पहले और इसके बाद में हमारा क्या टॉपिक आएगा कि कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। अब इस टॉपिक में इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, तो कार्बन और कार्बन यौगिक यानी कि जितने भी कार्बन यौगिक होते हैं कार्बन यौगिक के बारे में ही हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टॉपिक आता है कि कार्बन यौगिक के कुछ रासायनिक गुणधर्म तो होते हैं ना। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से हम आप लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि रासायनिक गुणधर्म होता क्या है। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि रासायनिक गुणधर्म वैसे गुणधर्म होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया यानी करने के बाद प्राप्त होता है, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक गुणधर्म। समझ में आई बात है। तो यही होता है कि यहाँ पे देखेंगे कार्बन यौगिक क्या किसी के साथ रिएक्शन करेगा, क्या रिएक्शन करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है, और रिएक्शन करेगा तभी तो यहाँ पे दिया हुआ रासायनिक गुणधर्म मतलब कि रासायनिक यानी रसायनों के साथ क्रिया करने के बाद क्या प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म प्राप्त होता है। ध्यान से देखिएगा, इस इंग्लिश में हम लोग लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। सिंपल सी बात है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, ज्यादातर कार्बन यौगिक जिन्हें हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है जैसे एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन। अब आप अच्छी तरीके से बातें से परिचित हैं कि कार्बन यौगिक क्या होते हैं, जिन्हें कार्बन यौगिक किसे कहते हैं, तो जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। और कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर कौन कौन बने होते हैं, तो आपको बताया गया था कि कार्बनिक यौगिक को भी दो भागों मतलब कि कार्बनिक यौगिक का एक प्रकार था जिसे हम लोग कहते थे हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन को भी यदि मैं कैटेगराइज करूं, बांटू, तो किसमें बांटे थे, एक था संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग जानते थे एल्केन के नाम से, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी फर्दर दो भागों में डिवाइड किया जाता था जिसे हम लोग एल्कीन तथा एल्काइन के नाम से जानते थे, ठीक है। यहाँ तो बात चलकर फिर भी वहीं पर पहुंचता है, ठीक है, कि कार्बन कंपाउंड होते क्या है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि ज्यादातर कार्बन यौगिक जिन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना मतलब जानते हैं या जिन्हें जाना जाता है
जैसे एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन। इतना ही हमें जानना है, एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन, इतना ही हाइड्रोकार्बन अभी को पढ़ना है, ठीक है। कार्बन यौगिक कुछ रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि देखिए कार्बनिक यौगिक है तो भी कुछ ना कुछ तो रासायनिक गुणधर्म होगा ना, तो इसी प्रकार से इनका कुछ ना कुछ रासायनिक गुणधर्म होता है। रासायनिक गुणधर्म का मतलब मैंने बताया कि रासायनिक गुणधर्म मतलब क्रिया करने के बाद गुणधर्म जो प्राप्त होता है उसे रासायनिक गुणधर्म कहते हैं, ठीक है। और यदि आप पीछे अच्छी तरीके से पढ़े हैं कि भौतिक गुणधर्म क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बात मिलेगा, समझ में आई बात है। जैसे देखेंगे कि क्या क्या प्रदर्शित करते हैं, जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अभिक्रिया। दूसरा होता है क्या, संकलन अभिक्रिया। तीसरा क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब ये सब होते क्या है, ये सब क्या नहीं होते, सब आने वाले लेक्चर में हम लोग डिवाइड मतलब कि डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका अभी हमने इंग्लिश मीनिंग में नहीं लिखा है, जब एक एक करके पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बहुत अच्छी तरीका से इंग्लिश के साथ मतलब कि इसका मीनिंग लिखेंगे। ऐसे तो हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश मीनिंग वहां पे बता दिया जाएगा, प्लस में एक एक करके हम अच्छी तरीका से इसको चर्चा करेंगे कि आखिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है भी, और संकलन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। ये सब गुण कौन दर्शाते हैं, तो कार्बन कंपाउंड जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन दर्शाते हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। समझ में आई होगी बात है। तीसरा और लास्ट पॉइंट इसका, इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोले तो हम क्या बोलेंगे, एल्केन। ये बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन। एल्केन केवल क्या करता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो एल्केन जो होता है, केवल एल्केन ही क्या करते हैं, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। और ये सब में से जितने भी हैं, एल्केन के अलावा एल्कीन और एल्काइन प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करते, ठीक है। ये बातें बताया गया। और आगे बढ़ते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आता है भी, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन तथा एल्काइन, एल्कीन तथा एल्काइन क्या कहते हैं, तो एल्कीन तथा एल्काइन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं ना, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संकलन अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। एल्कीन और एल्काइन कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, तो संकलन अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है भी, पहला वाला जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है ना, ये जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, वे सभी प्रदर्शित करते हैं। क्या मैंने बोला, सिंपल सी बात है, हम नहीं बोल रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक्स बोलती है क्या, कि जो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्केन, एल्केन केवल क्या करती है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले ले एल्कीन और एल्काइन, तो यह क्या करती है, केवल संकलन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। लेकिन ऑक्सीकरण अभिक्रिया जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन यानी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सभी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, संकलन अभिक्रिया क्या होती है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो बस आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन होना चाहिए, और इससे पहले भी रिवीजन होना चाहिए। यदि इसके पहले आप नहीं पढ़ पाए हैं तो कृपया सब आपके पास है, और आराम से जाकर के आप रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको व्यवस्था दिया गया तो अच्छी तरीके से आप पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल हम यही छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे एक बार नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।